नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग एंजाइम का अगला वीडियो पढ़ेंगे जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। मीन्स कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो एंजाइम के कार्य को या उसके कार्य करने की दर को किसी न किसी प्रकार से उसको डिस्टर्ब करते हैं या उसको जो कि प्रभावित करते हैं। कारक तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 9 प्रमुख कारक के बारे में जानेंगे। जैसे टेम्परेचर है, पीएच है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, कंसंट्रेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन ऑफ लाइट एंड रेडिएशन, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। ऐसे तमाम हम लोग 9 पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये एंजाइम का हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे एंजाइम का इंट्रोडक्शन, फीचर के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का वीडियो भी परीक्षा के दृष्टि से, एग्ज़ाम के दृष्टि से 10 नंबर में लगभग हर साल आता है कि कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में इस 9 प्रमुख फैक्टरों को एक करके जानते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है। देखिए, जो कॉमन फैक्टर हैं जो एंजाइम के एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, किताबों में कहीं कहीं 12-14 पॉइंट भी दिया, लेकिन इसमें प्रमुख 8 या 9 फैक्टर जो है वह कॉमन है। पहला टेम्परेचर है, दूसरा पीएच, तीसरा एंजाइम कंसंट्रेशन, चौथा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, पाँचवा इफेक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट, छठा है इफेक्ट ऑफ कोफैक्टर या एक्टिवेटर, सातवां है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन और आठवां है इफेक्ट ऑफ केमिकल जो कि सब्सटेंस है। कहीं की किताबों में इस पॉइंट को 2 अलग अलग पॉइंट में करके दिया, इफेक्ट ऑफ कोफैक्टर अलग दिया और इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर अलग दिया है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर क्या है? टेम्परेचर, तापमान, जो अभिक्रिया की दर को या एंजाइम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। तो हम लोग ऑलरेडी पहले से जान रहे होंगे या आज पढ़े होंगे कि कोई भी एंजाइम जो है उसको अपने मैक्सिमम ऑप्टिमम फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक निश्चित तापमान की, एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। अगर वो टेम्परेचर उस एंजाइम को मिलता है तो टेम्परेचर अपना 100% परफॉर्मेंस दिखाती है। अगर टेम्परेचर उससे कम होता है, उससे ज़्यादा होता है, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वह क्या होगी? वह कम होगी। तो ऐसे अगर हम लोग देखें, ऑप्टिमम अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें तो 25 to 45 रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, रेंज ऑफ टेम्परेचर तो ऐसे देखा जाता है 25 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बीइंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या मतलब बॉडी टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर 25 से 45 के आसपास रहता है या ह्यूमन बीइंग केस में 37 रहता है, तो जो भी एंजाइम किसी प्रोसेस या अभिक्रिया में इन्वॉल्व होगी वो अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस, अपने कार्य को अधिकतम संपादित करने का कार्य करेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर हम लोग 45 से 60 के आसपास अगर करते हैं, मतलब एबव जो कि 45 से लेके 60 तक, तो देखा गया है कि एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वह घट जाती है, घटने लगती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका आंसर क्या है कि एंजाइम का डीनेचुरेशन हो जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि एंजाइम का डीनेचुरेशन क्या है? तो इसकी पहले वीडियो में जब हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम में, तो उसमें हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे जो कि डीनेचुरेशन, मीनिंग कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होती है वह प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस 2 पार्ट से मिलकर के बनी होती है। तो जो प्रोटीनियस पार्ट है वह अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जब हम टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से अधिक करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो इस टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि अमाइनो एसिड के बीच जो पेप्टाइड बंध होता है वह टूट जाता है और एंजाइम के प्रोटीनियस पार्ट की अनकॉइलिंग या डीनेचुरेशन हो जाता है, जिससे एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वह घट जाती है। इसको अगर दिखाना हो सिंपल डायग्राम के माध्यम, देखिए इधर क्या है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। इधर क्या, इधर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है।
अब इस एरो में क्या हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से सपोज एंजाइम एक्टिव हो रही है और ऑप्टिमम जैसे 90 है तो मान लीजिए कि 100 है, तो ऑप्टिमम फंक्शन कितना है, लगभग जो है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो मीनिंग क्या हो गया, अब इस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या हो गया 45 और ऑप्टिमम एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, अब इसके ऊपर अगर हम लोग 45 एंजाइम के लिए अगर हम लोग 45 से एबव टेम्परेचर करते हैं तो एंजाइम में क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगा और उसकी जो कार्य करने की दर है वो क्या कि घटने लगेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीनेचुरेशन आप लोग याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट है पीएच। अब पीएच क्या है हम लोग एक मिनट देख लेते हैं फिर टॉपिक पर आते हैं। देखिए पीएच का फुल फॉर्म आप लोग पहले से पढ़ा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। पीएच का जो कॉन्सेप्ट है उसको सोरेनसन करके वैज्ञानिक ने या सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। पीएच रेंज अगर पूछा जाए तो पीएच रेंज जो होता है 1 से लेकर 14 तक, 1 से 14 तक पीएच रेंज होता है। मीनिंग अभी तक 1 से कम और 14 से ज़्यादा पीएच को रिपोर्ट नहीं किया गया है। अब पीएच किस आधार पर हम निकालते हैं, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर। अगर किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन H+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH- दोनों की अगर संख्या बराबर है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल या उदासीन। किसी भी सॉल्यूशन में H+ आयन और OH- आयन की अगर संख्या बराबर है, इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल या उदासीन बोलेंगे और उसके पीएच को हम लोग 7 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर किसी सॉल्यूशन में H+ की मात्रा अगर बढ़ती जाए तो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा, 7 से वह 1 की तरफ घटता जाएगा और जितना H+ ज़्यादा रहेगा पीएच उतना लो होगा, सॉल्यूशन उतना ज़्यादा एसिडिक या अम्लीय होगा। अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में OH- की संख्या जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएंगे तो उस जो कि सॉल्यूशन का पीएच जो होगा उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक या क्षारीय होगा। अब अगर हम लोग बात करें पीएच रेंज की, तो प्रत्येक एंजाइम को हम लोगों के शरीर में या कहीं पर भी जो तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, प्रत्येक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है जिस पर एंजाइम अपने मैक्सिमम कार्य को, अपने मैक्सिमम फंक्शन को शो करती है। तो रेंज ऑफ पीएच पूछा जाए तो 3 से 12 पीएच तक क्या होती है, एंजाइम एक्टिव रहती है, वर्क करती हैं। लेकिन ऑप्टिमम पीएच अगर देखा जाए तो 6 से 8, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ एंजाइम अगर देखा जाए, अपवाद में कुछ छोड़ दें, तो 6 से 8 पीएच के रेंज में इसके आसपास अपना मैक्सिमम वर्क या अधिकतम कार्य को जो कि मतलब संपादित करती हैं। अब देखिए अब डायग्राम में क्या है, इधर एक्टिविटी ऊपर तरफ बढ़ रही है, इधर पीएच रेंज बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए पीएच रेंज क्या है, यहाँ पे लगभग 7 या 8 क्या है, इस एंजाइम के लिए मैक्सिमम क्या है, पीएच है। मीनिंग क्या हो गया, इस एंजाइम के लिए मैक्सिमम पीएच क्या है या ऑप्टिमम पीएच जिसको हम लोग कहें ज़्यादा उपयोग, तो ऑप्टिमम पीएच क्या हो गया, 8 हो गया और ये एक्टिविटी क्या होगी 100%, मतलब ऑप्टिमम इसकी एक्टिविटी होगी। अब अगर हम लोग पीएच इससे अधिक या कम करते हैं इस एंजाइम के लिए तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी, प्रभावित होगी, मतलब कम होगी। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम अगर हमारे पास सबस्ट्रेट सफिशिएंट अमाउंट में है और अगर हम लोग एंजाइम की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो अभिक्रिया की दर, जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, अभिक्रिया की दर हम लोग कहें क्या कि वह डायरेक्टली उसी क्रम में क्या होती है, बढ़ती चली जाएगी। तो क्या बताया गया कि व्हेन सबस्ट्रेट इज सफिशिएंट, मतलब अगर सबस्ट्रेट हमारे पास सफिशिएंट हो, पर्याप्त हो, तो ऑन इंक्रीजिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर, उसकी मात्रा को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, अभिक्रिया की दर क्या होती, बढ़ती जाती है। इसका मीनिंग ये हो गया, अगर हम लोग और सिंपल टर्म अगर देखें, 1-2 दिन बाद अभी हम लोग जो कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग लॉक एंड की थियरी, ताला चाबी मॉडल पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड फिट थियरी पढ़ेंगे। तो लॉक एंड की थियरी बहुत फेमस, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे लॉक एंड की थियरी के अनुसार क्या, अगर कोई लॉक, ताला कोई बंद है तो वह क्या होगा, बस सबस्ट्रेट है और की चाबी क्या है, उसके लिए एंजाइम है।
तो अगर यहाँ पे क्या, अगर इसको हम लोग इस पॉइंट को बहुत इजी वे में अगर हमें समझना हो तो अगर हमारे पास क्या हो, सबस्टेट, पहले यहाँ पर एक शर्त है कि सबस्टेट हमारे पास सफिशिएंट हो, मतलब सबस्टेट हमारे पास जो लॉक ताले बंद हो हमारे पास अनलिमिटेड हो। तो हम लोग एंजाइम की मात्रा बढ़ाते जाएँ तो अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। मीनिंग कि अगर हमारे पास बंद लॉक बहुत सारे हों और हम जैसे जैसे की संख्या क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, अभिक्रिया की दर के बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि लॉक के ओपन होने की दर क्या की बढ़ती जाएगी। तो सेम वैसे ही है कि अगर हमारे पास सबस्ट्रेट की मात्रा सफिशिएंट हो और हम एंजाइम की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो अभिक्रिया की दर क्या की डायरेक्टली जो कि बढ़ती जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इधर रेट बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है। अब हमारे पास क्या हो, सबस्ट्रेट सफिशिएंट हो तो हम एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या कर, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अभिक्रिया की दर क्या स्टेट सीधे जो कि बढ़ती हुई चली जाएगी। अगला पॉइंट आता है चौथा, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब सबस्ट्रेट की जो मात्रा है वह अभिक्रिया की दर को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो इसमें क्या बताया गया कि एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, मीनिंग क्या हो कि अगर हमारे पास एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, अभिक्रिया की दर एक लिमिट तक क्या होती, बढ़ती है। आफ्टर दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, इसके बाद क्या थी, अभिक्रिया की दर डिक्रीज से जब बेहतर क्या होगा कि अभिक्रिया की दर क्या होगी, एक तरीके से फिक्स होगी, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। फिर से देखिएगा इस पॉइंट को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का मीनिंग ये आप बता रहे हैं कि अगर हमारे पास एंजाइम की मात्रा क्या हो, कांस्टेंट हो, पहले से फिक्स हो, और हम सबस्ट्रेट की मात्रा बढ़ाते जाएं तो एक समय तक अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और एक समय के बाद अभिक्रिया की दर में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं होगा, मतलब अभिक्रिया की दर क्या आ जाएगी, वह कांस्टेंट हो जाएगी। अब कैसे, तो इसको हम लोग और सिंपल वे में समझें। देखिए इसका डायग्राम है, ये रिएक्शन रेट है और इधर क्या है, सबस्ट्रेट जो कंसंट्रेशन है। तो अब क्या है कि अगर हम लोग क्या करें कि एंजाइम की मात्रा अगर हमारे पास फिक्स है पहले से, ठीक है, तो सबस्ट्रेट की मात्रा अगर हम लोग बढ़ाते जाएं तो एक लिमिट तक जाके अभिक्रिया की दर बढ़ेगी और उसके बाद क्या कांस्टेंट, जैसे एक एरो इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करने के बाद क्या एरो सीधा स्ट्रेट जा रहा है, मतलब अभिक्रिया की दर न घट रही न बढ़ रही है। इसका मीनिंग है, अभी हम लॉक की थ्योरी से इसको बहुत ईजी वे में समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि लॉक जो ताला बंद लॉक है वो हमारे पास, हमारे लिए क्या सबस्ट्रेट है और की क्या हमारे लिए एंजाइम है। तो अगर की का, एंजाइम का अगर हमारे पास मात्रा पहले से फिक्स हो, मतलब हमारे पास पहले से हो कि हमारे पास 100 चाबियाँ हैं, ठीक, और अगर हम लोग ताले की क्या करें, ताले की संख्या बढ़ाते जाएं तो कुछ समय तक क्या हो जाएगा, ताले के खुलने की दर जब तक चाबियाँ हमारे पास पर्याप्त तब तक बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि 100 चाबी जो 100 की वह यूज हो गई। अब इसके बाद हम चाहे जितना सबस्ट्रेट लाएं, अभिक्रिया की दर में कोई परिवर्तन होगा नहीं, क्योंकि अब हमारे पास क्या की उपलब्ध नहीं है, मतलब ये लाइन के आगे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ इंड प्रोडक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर कहीं पर कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर उस प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बन गया, आप लोग एक पहले ही नाम टर्म सुने होंगे, फीडबैक रेगुलेशन या एलोस्टेरिक रेगुलेशन। हम लोग शरीर में जो तमाम बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वह फीडबैक रेगुलेशन या एलोस्टेरिक रेगुलेशन से ही कंट्रोल होती है। मीनिंग कोई अभिक्रिया अगर एक सीक्वेंस में चल रही है और उस अभिक्रिया का प्रोडक्ट अगर सफिशिएंट अमाउंट में हो जाता है तो वह प्रोडक्ट क्या करता है, उस अभिक्रिया के फर्स्ट एंजाइम के एक्टिव साइट से आकर के जुड़ जाता है और जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है, वह रुक जाती है। जैसे सिंपल में अगर हम लोग समझें, जैसे सपोज क्या है कि ए से बी बन रहा है, बी से सी, सी से डी और डी से कोई प्रोडक्ट बना। अब यहाँ एंजाइम क्या है, E1 है, E2, E3 और एंजाइम E4। अब जब हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट क्या करता है, इस सीरीज के इस क्रम के एंजाइम E1 के एक्टिव साइट से आकर के जुड़ जाता है और उसके एक्टिविटी क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो जिससे क्या होता है कि अभिक्रिया की दर जो थी घट जाती है, मतलब प्रोसेस ऑटोमेटिकली अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। और जैसे ही प्रोडक्ट की मात्रा कम होगी, ठीक है, इसका रेगुलेशन यहाँ से हट जाएगा और प्रोसेस फिर क्या होगी,
ऑनवर्ड जो कि शुरू हो जाएगी। तो मीनिंग क्या हो गया कि इफेक्ट ऑफ इंड प्रोडक्ट, मतलब कि जो किसी भी अभिक्रिया की जो दर का जो इंड प्रोडक्ट है वह उस अभिक्रिया की गति में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रही हैं उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। क्यों? तो इसका कारण क्या? फीडबैक रेगुलेशन या एलोस्टेरिक रेगुलेशन। मीनिंग क्या हो गया कि किसी भी अभिक्रिया का जो प्रोडक्ट होता है उस अभिक्रिया के एंजाइम को ही इनहिबिट कर देता है, उसके एक्टिव साइट से बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देता है। अगला है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर या कोफैक्टर। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक्टिवेटर कोई भी एंजाइम अगर कॉम्प्लेक्स या कंप्लीट एंजाइम है तो उसको अपना 100% प्रॉपर फंक्शन दिखाने के लिए किसी ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग एक्टिवेटर या कोफैक्टर कहते हैं। उस दिन हम लोग पढ़े थे कि एक्टिवेटर या कोफैक्टर क्या होता है, वह हीट स्टेबल होता है, इस पर हीट का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जो एक्टिवेटर या कोफैक्टर होता है इसके दो ग्रुप हम लोग उस दिन पढ़े थे, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप। फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप में पढ़े थे इनऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप और ऑर्गेनिक प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो कोफैक्टर या एक्टिवेटर क्या हैं? ऐसे एलिमेंट हैं, ऐसे कारक हैं जो किसी कॉम्प्लेक्स एंजाइम के एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो अब प्रश्न यहाँ पर क्या हो गया कि इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर या कोफैक्टर, मतलब कोई एक एंजाइम है उसको किसी एक स्पेसिफिक एक्टिवेटर या कोफैक्टर की आवश्यकता है। अगर वो स्पेसिफिक एक्टिवेटर या कोफैक्टर इसको नहीं मिलेगा तो एंजाइम अपने कार्य को 100% या ऑप्टिमम फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसका मीनिंग हो गया कि प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर जो कोफैक्टर है वो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ जो कि रेडिएशन। देखिए रेडिएशन जो कि मेजॉरिटी ऑफ केसेज में क्या होता है कि अभिक्रिया की दर को डिक्रीज ही करता है। अब इसमें मुख्य रूप से हम लोग जिक्र अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। ये ऐसी रेज हैं कि अगर कोई भी अभिक्रिया अगर प्रॉपर वे में चल रही है और इन रेज का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो ये रेज क्या करती हैं कि उस एंजाइम में जो तमाम जो अलग अलग प्रकार के जो विविध प्रकार के बॉन्ड बंद हैं उनको ये क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं या उसके एक्टिव साइट को जो कि डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर क्या होती है? घट जाती है, प्रभावित होती है। तो मीनिंग यहाँ पे हो गया कि रेडिएशन क्या करते हैं? अभिक्रिया की दर को या एंजाइम की एक्टिविटी को घटा देते हैं, क्योंकि जो रेडिएशन है वह एंजाइम के आउटर सरफेस जो तमाम सारे फंक्शनल ग्रुप हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, एंजाइम के एक्टिव साइट को डिस्टर्ब करके इसकी एक्टिविटी को घटा देते हैं। और लास्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ केमिकल जो कि सब्सटेंसेज। इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, इसमें हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़े थे एक टर्म इनहिबिटर। तो इनहिबिटर का मतलब ऐसा कोई भी पदार्थ सब्सटेंस जो नेचर में कोई ड्रग्स हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, कोई अन्य कंपोनेंट हो सकता है, या मतलब सबस्ट्रेट के एनालॉगस कोई कंपोनेंट हो सकता है। तो इनहिबिटर क्या है? ऐसा कोई भी पदार्थ हो सकता है जो सबस्ट्रेट है उसके शेप के बिल्कुल अनुकूल होता है। तो जहाँ पर एंजाइम को मतलब जोड़ना चाहिए सबस्ट्रेट से, वहाँ पर क्या होता है कि यह इनहिबिटर जाकर के उससे जुड़ जाता है और अभिक्रिया की दर को क्या करता है? प्रभावित कर देता है। तो आप लोग इंटर में इसके पहले पढ़े होंगे कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव दो कॉमन जो कि इनहिबिटर, बहुत अगर सरल शब्दों हम लोग देखें तो जो कम्पिटेटिव इनहिबिटर होते हैं, तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर का जो शेप होता है और जो सबस्ट्रेट का शेप है, एंजाइम का जो शेप वो बिल्कुल सेम होता है। तो अब जहाँ पर सबस्ट्रेट को जाकर के मतलब एंजाइम को बाइंड करना चाहिए, वहाँ पे क्या करता है? एक इनहिबिटर जाके बाइंड कर जाता है, जिससे क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो होता है वो प्रोडक्ट में नहीं बदल पाता है। और नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर मतलब ऐसे जो कि इनहिबिटर जो एक्टिव साइट के एनालॉगस नहीं होते, इसलिए वह एक्टिव साइट से बाइंड नहीं करते हैं, बल्कि एंजाइम के आउटर सरफेस पर किसी फंक्शनल ग्रुप से बाइंड करके और उसके एक्टिविटी को या उसके शेप को डिफॉर्म कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर क्या घट जाती है। तो इस पॉइंट पर हम लोग ये लिखेंगे कि इफेक्ट ऑफ केमिकल जो कि सब्सटेंसेज में ऐसे तमाम सारे केमिकल सब्सटेंस हैं, ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं, अन्य एंजाइम्स हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं या कम कर देते हैं। तो ऐसे किसी भी केमिकल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटर बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। अब अगर हम लोग दोस्तों आज के वीडियो को 1 मिनट में समरी के रूप में देखें
तो नाम था आज फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मतलब ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख रूप से क्या जाने यहाँ पर, टेम्परेचर, पीएच के बारे में जाने, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ इन प्रोडक्ट, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, और इसके बाद जो है कि इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज या इनहिबिटर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है और अगर आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं, वीडियो को अभी तक चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को हमारे अवश्य सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे हमें एक एनर्जी मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।